नमस्कार दोस्तों, अगर आप NISM सीरीज 5 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वेलकम बैक टू द चैनल जहां हम टफ टॉपिक्स को बनाते हैं बिल्कुल सिंपल और आसान भाषा में। मैं हूं अभिनंदन और आज हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि है लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। अब आप सोच रहे होंगे कि लीगल चैप्टर है तो बोरिंग होगा। जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वही चैप्टर है जहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का वेटेज लगभग 4% है, मतलब अराउंड 4 क्वेश्चन सीधे यहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन यहीं से आपकी एक स्मार्ट प्रिपरेशन शुरू हो जाती है। तो आज हम ब्रेक डाउन करेंगे म्यूचुअल फंड का पूरा स्ट्रक्चर डायग्राम के साथ। यहाँ पे हम समझेंगे कि कौन कौन होते हैं इस सिस्टम के मेन प्लेयर्स, लाइक स्पॉन्सर कौन है, ट्रस्टी कौन है, AMCs क्या होती हैं, कस्टोडियन का काम क्या होता है, RNT एजेंट्स का काम क्या होता है और KRAs क्या, इन सब का एग्जैक्ट रोल क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में इस चीज को समझेंगे। इनके बीच कौन से एग्रीमेंट साइन होते हैं वो हम समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट वो नंबर्स और फैक्ट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अगर आप सिर्फ पढ़ना नहीं समझना चाहते हो तो पूरी वीडियो एंड तक जरूर देखना, नोट्स बनाना और स्किप तो बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इंडिया में म्यूचुअल फंड के लीगल और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं। मतलब एक म्यूचुअल फंड चलाने के लिए कितने अलग अलग एंटिटीज होती हैं, उनका क्या रोल होता है और उन्हें सेबी ने कैसे रेगुलेट किया हुआ है। ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड चैप्टर है। एक बार क्लियरली आप अगर समझ गए तो इजीली याद भी रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिकली अब बात करते हैं इंडिया में म्यूचुअल फंड के बारे में। तो इंडिया में म्यूचुअल फंड को 3 कैटेगरीज या 3 टीयर्स में स्ट्रक्चर्ड किया गया है। टीयर 1 की बात करी जाए तो स्पॉन्सर, यानी स्पॉन्सर वो एंटिटी है जो म्यूचुअल फंड्स को सेटअप करती है, बिल्कुल वैसे जैसे कोई कंपनी के फाउंडर्स होते हैं। स्पॉन्सर सेबी से परमिशन लेके म्यूचुअल फंड रजिस्टर करता है। स्पॉन्सर एक ट्रस्टीज और AMCs को भी अपॉइंट करता है। अब बात करते हैं ट्रस्टी। बेसिकली ट्रस्टी वो होता है जो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की रक्षा करता है। सारे म्यूचुअल फंड प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्टीज के नाम पर होती है। ट्रस्टी इंश्योर करता है कि AMC सही तरीके से काम कर रही है या नहीं। ये बेसिकली सेबी के रूल्स के अकॉर्डिंगली काम कर रही है या नहीं, ये चीज इंश्योर करता है। अगली बात करी जाए AMC की, बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसको बोला जाता है। AMC वो कंपनी है जो एक्चुअली पैसों को इन्वेस्ट कराती है, डे टू डे ऑपरेशंस हैंडल करती है। बेसिकली AMC के अंडर में फंड मैनेजर्स होते हैं, एनालिस्ट होते हैं, डीलर्स होते हैं और उनकी एक सेल्स टीम भी होती है जो इनके अकॉर्डिंगली काम करती है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो इंडिया में म्यूचुअल फंड ट्रस्ट के रूप में कंस्टिट्यूटेड है और ये 3 टीयर स्ट्रक्चर्स में काम करती है, लाइक स्पॉन्सर, ट्रस्टीज और AMCs। एग्जाम में ये आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब समझते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर में सारे एंटिटीज का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे इनलाइन होता है। पहले समझते हैं स्पॉन्सर और सेबी। यानी स्पॉन्सर सेबी के पास म्यूचुअल फंड रजिस्टर करने के लिए अप्लाई करता है, उसको सेबी अप्रूवल देता है, तभी म्यूचुअल फंड ऑपरेट वो कर सकते हैं। इसके बाद स्पॉन्सर और ट्रस्टीज की बात करी जाए तो स्पॉन्सर ही ट्रस्टीज को अपॉइंट करता है और उनके साथ एक ट्रस्ट साइन करता है। अगले स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के साथ AMC के रिलेशन की बात करी जाए तो AMC को स्पॉन्सर या ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। ट्रस्टीज और AMC के बीच एक इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट साइन होता है। अब समझा जाए ट्रस्टी और कस्टोडियन के बारे में। तो बेसिकली कस्टोडियन को ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं, दोनों के बीच एक कस्टोडियन एग्रीमेंट साइन होता है। अब समझते हैं AMC और RNT एजेंट्स के बारे में। तो बेसिकली एजेंट्स को AMC अपॉइंट करती है इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस हैंडल करने के लिए। इन्वेस्टर और स्कीम की बात करी जाए तो बेसिकली इन्वेस्टर्स अपने पैसा स्कीम्स में लगाते हैं और उनको यूनिट्स रिसीव होता है। अभी जो हमने ऊपर एक एक एंटिटी डिस्कस करी उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं स्पॉन्सर। म्यूचुअल फंड का फाउंडर होता है। बेसिकली स्पॉन्सर वो एंटिटी होती है जो म्यूचुअल फंड को बनाती है और सेबी के पास उनके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करती है।
अब समझिए कि स्पॉन्सर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए। ये सब एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्सर की बात करी जाए तो पॉइंट 1 अगर मैं डिस्कस करूं, इसमें क्या है कि बिजनेस इन फाइनेंशियल सर्विसेज फॉर मिनिमम 5 ईयर्स, यानी कि स्पॉन्सर को फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में कम से कम 5 साल से काम करते हुए हो जाना चाहिए। नई कंपनी या नया प्लेयर डायरेक्टली स्पॉन्सर नहीं बन सकता है। अब पॉइंट 2 की बात करी जाए तो बेसिकली पॉजिटिव नेटवर्थ फॉर ईच ऑफ दोज 5 ईयर्स, यानी कि इन 5 सालों में हर साल स्पॉन्सर की जो नेटवर्थ है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। अब सवाल आ रहा होगा कि नेटवर्थ क्या होता है। बेसिकली नेटवर्थ इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस, यानी कंपनी फाइनेंशियली स्टेबल होनी चाहिए। नेगेटिव नेटवर्थ वाली एंटिटी स्पॉन्सर नहीं बन सकती है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे, प्रॉफिट अर्न इन आउट ऑफ प्रीवियस 5 ईयर्स। स्पॉन्सर ने पास्ट 5 सालों में से कम 3 सालों में प्रॉफिट कमाया होना चाहिए, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के बाद। सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट ईयर जरूरी है, क्योंकि 3 प्रॉफिटेबल सालों में लास्ट ईयर का प्रॉफिटेबल होना जरूरी हो जाता है। पॉइंट 4 की बात करी जाए तो मिनिमम 40% ऑफ शेयर होल्डिंग इन एएमसी स्पॉन्सर की होनी चाहिए। पॉइंट 5 की बात करी जाए तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन टू कॉर्पस, स्पॉन्सर को म्यूचुअल फंड के कॉर्पस में लगभग 50 लाख या 1% जो भी ज्यादा हो इनिशियल कंट्रीब्यूशन के रूप में डालना होता है। अगर यहाँ पे आपको एक एग्जाम टिप्स दूं तो बेसिकली स्पॉन्सर जो है वो 5 साल से फाइनेंशियल सर्विसेज में काम कर रहा हो, इसके अलावा उन 5 सालों में 3 साल वो प्रॉफिटेबल हो, साथ के साथ 40% की ऑनरशिप उसकी एएमसी में होनी चाहिए। कंट्रीब्यूशन की बात करी जाए तो इनिशियल कॉर्पस का या तो 50 लाख या 1% ऑफ इनिशियल कॉर्पस की इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर की एएमसी में होनी चाहिए। अब बात करते हैं ट्रस्टी की। बेसिकली ट्रस्टी को इन्वेस्टर का रक्षक भी माना जाता है। ट्रस्टी वो होता है जिसको स्पॉन्सर अपॉइंट करता है इन्वेस्टर के इंटरेस्ट की रक्षा करने के लिए, यानी कि म्यूचुअल फंड की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ट्रस्टीज के नाम पर होती है और ट्रस्टी इंश्योर करता है कि एएमसी सही काम कर रही है या नहीं कर रही है। अब आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ट्रस्टीज बनते कौन है। बेसिकली ट्रस्टशिप परफॉर्म करने के लिए या तो इंडिविजुअल लोग ट्रस्टी बन सकते हैं या फिर एक ट्रस्टी कंपनी बनाई जा सकती है। ट्रस्टीज कौन अपॉइंट करता है, ये भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा। बेसिकली ट्रस्टीज सिर्फ स्पॉन्सर अपॉइंट करते हैं, कोई और अपॉइंट नहीं करता है। एक चीज आप हमेशा याद रखेंगे कि ट्रस्टीज जो हैं वही अपॉइंट करते हैं स्पॉन्सर्स को। ये लाइन आपको एग्जाम में भी पूछी जाती है। अब सवाल ये आता है कि ट्रस्टीज कौन नहीं बन सकता है। बेसिकली जो भी पर्सन या ऑफिसेस किसी भी इकोनॉमिक ऑफेंस में विक्टिम है तो वो किसी भी तरीके से ट्रस्टीज नहीं बन सकते हैं। इसके अलावा एएमसी का कोई भी डायरेक्टर, चाहे वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो, ऑफिसर्स हो या एम्प्लॉय हो, वो भी म्यूचुअल फंड का ट्रस्टीज नहीं बन सकता है। ये रूल बेसिकली इसलिए है ताकि एएमसी और ट्रस्टी में किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, दोनों अलग अलग रहें और अच्छे से काम करें। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रस्टीज की बात करी जाए तो स्पॉन्सर को कम से कम 4 ट्रस्टीज अपॉइंट करने होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि ट्रस्टीज अपॉइंट करना जरूरी क्यों है और उनके कितने नंबर्स हो सकते हैं। आगे बात करी जाए तो इंडिपेंडेंट ट्रस्टी, जो कि 2/3 रूल्स की बात करी जाए, बेसिकली ट्रस्टीज बोर्ड में या ट्रस्टीज कंपनी के बोर्ड में डायरेक्टर्स में से कम 2/3 यानी 2/3 ट्रस्टीज इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब है वो स्पॉन्सर के साथ किसी भी तरह से एसोसिएटेड नहीं होने चाहिए। ट्रस्ट डीड की बात करी जाए तो बेसिकली स्पॉन्सर और ट्रस्टीज के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे ट्रस्ट डीड कहते हैं। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो दोनों के बीच के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफाइन करता है। अब बात करते हैं कि ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है। सेबी ट्रस्टीज से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो ये चेक करे कि लीगल कंप्लायंसेस सही चल रहे हैं नहीं चल रहे, इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, जनरल ड्यू डिलिजेंस परफॉर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पेशल ड्यू डिलिजेंस भी परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। ड्यू डिलिजेंस का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा केयरफुल रहना, सब चीजें चेक करना,
सेबी ने ट्रस्टीज को ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करी हुई हैं। अब बात करते हैं एएमसीज की, यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी। एएमसीज की बात करी जाए तो एएमसी म्यूचुअल फंड के डे टू डे ऑपरेशंस हैंडल करता है, यानी रोज के कामकाज। एएमसी का काम है इन्वेस्टर्स के पैसे को स्कीम के स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कराना और मैनेज करना। बेसिकली अब सवाल आता है कि एएमसी अपॉइंट कौन करता है। अगेन, एएमसी को स्पॉन्सर या ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इन एएमसीज की बात करी जाए तो एएमसी के बोर्ड में कम से कम 50% डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए, यानी वो स्पॉन्सर या उसके सब्सिडरीज से या ट्रस्टीज से एसोसिएटेड नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एएमसी के मिनिमम नेटवर्थ की बात करी जाए तो एएमसी के पास मिनिमम 50 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए, जब जाके एक एएमसी अपॉइंट करी जा सकती है। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट की बात करी जाए तो ट्रस्टीज और एएमसी के बीच जो एग्रीमेंट साइन होता है उसे इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एग्रीमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो एएमसी को हटा भी सकते हैं, उसके कुछ अलग रूल्स हैं। अगर उसके बारे में बात करी जाए तो एएमसी को टर्मिनेट करने के 2 तरीके होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ ट्रस्टीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा ट्रस्टीज मिलकर एएमसी को हटा सकते हैं, या फिर 75% ऑफ यूनिट होल्डर्स यानी इन्वेस्टर्स मिलकर भी एएमसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, किसी भी एएमसी में चेंज करने के लिए सेबी की पहले से अप्रूवल जरूरी होती है और यूनिट होल्डर्स की भी अप्रूवल की रिक्वायरमेंट पड़ती है। फंक्शन और एएमसीज को समझा जाए तो एएमसी के 5 मेन फंक्शंस होते हैं, इन्हें आप याद कर लीजिए। पहले फंक्शन की बात करी जाए तो कंप्लायंस, सेबी और अदर रेगुलेटरीज रूल्स को फॉलो करना होता है। फंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस की बात करी जाए तो इन्वेस्टर्स का पैसा इन्वेस्ट करना और उसे मैनेज करना होता है। ऑपरेशंस एंड कस्टमर सर्विसेज की बात करी जाए तो ये आरएनटी एजेंट्स, कस्टोडियंस, फंड अकाउंटेंट्स और कैश मैनेजमेंट भी प्रोवाइड कराती हैं। इसके अलावा सेल्स एंड मार्केटिंग का भी पूरा ध्यान रखती हैं। इन्वेस्टर तक रीच बढ़ाने के लिए सेल्स और मार्केटिंग टीम भी इनके पास है। अदर फंक्शंस की बात करी जाए तो लीगल टीम हो गई, एचआर टीम हो गई, आईटी टीम हो गई, ये सारे चीज़ें एएमसी के अंडर में आती हैं। अब फंड मैनेजमेंट टीम डिटेल्स की बात करी जाए तो बेसिकली फंड मैनेजमेंट टीम एएमसी के सबसे कोर पार्ट होते हैं, क्योंकि यही इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करते हैं। इस टीम में 3 सब रोल होते हैं। पहला, एनालिस्ट वो होता है जो मार्केट रिसर्च करता है, कंपनीज और सेक्टर्स को स्टडी करता है और फंड मैनेजर्स को अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंट करता है। इनका काम यही है कि वो डेटा ढूंढकर रिपोर्ट्स बनाएं और ये बताएं कि वो क्यों इन स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करना प्रिफर कर रहे हैं। दूसरा, फंड मैनेजर की बात करी जाए तो फंड मैनेजर क्या करता है, वो एनालिस्ट के रिसर्च को इवेल्युएट करता है, ब्रोकर्स और रिसर्च फर्म्स की अपॉर्चुनिटीज भी देखता है और फिर फाइनल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। फंड मैनेजर ही डिसाइड करता है कि स्कीम का पैसा कहाँ लगना है, कितना लगना है, कब खरीदना है या कब बेचना है। यहाँ पे फंड मैनेजर का काम जो है वो बहुत ही क्रिटिकल हो जाता है, क्योंकि जो परफॉर्मेंस दिखती है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट में वो फंड मैनेजर के परफॉर्मेंस या उसके डिसीजन से डायरेक्ट इम्पैक्ट होती है। अब बात करते हैं डीलर्स की। बेसिकली डीलर्स एक्चुअल ऑर्डर प्लेस करते हैं, यानी जो फंड मैनेजर डिसाइड करता है उसे एग्जीक्यूट करते हैं। डीलर्स का काम यही होता है कि फंड मैनेजर के डिसीजंस के बाद से स्टॉक्स को परचेज करा जाए या सेल करा जाए। ऑपरेशन एंड कस्टमर सर्विसेज टीम की बात करी जाए तो ये टीम एएमसी की बैकबोन होती है, ऑपरेशनल्स काम हैंडल करती है। इस टीम के अंडर 4 की सब फंक्शंस होते हैं। पहला, आरएनटी एजेंट्स, रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स होते हैं। बेसिकली ये एजेंट्स इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, उन्होंने कब परचेज करी है, कब रिडम्पशन प्रोसेस करा है, इन सब का लेखा जोखा ये रखते हैं। इसके अलावा कस्टडी यानी कस्टोडियंस की बात करी जाए तो कस्टोडियन स्कीम की सिक्योरिटी सेफ रखता है और ट्रांजैक्शन सेटल कराता है। थर्ड, फंड अकाउंट यानी फंड अकाउंट स्कीम्स जो है वो नैव कैलकुलेट करती है, अकाउंट्स मेंटेन करती है। इसके अलावा कैश मैनेजमेंट की बात करी जाए तो कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज मैनेज करते हैं ताकि फंड के पास हमेशा लिक्विडिटी हो। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पिलर जिसको सेल्स एंड मार्केटिंग टीम बोला जाता है। सेल्स और मार्केटिंग टीम का काम ये है कि इन्वेस्टर तक किस तरीके से म्यूचुअल फंड की अवेयरनेस पहुंचाई जाए, म्यूचुअल फंड के बारे में बताया जाए और इन्वेस्ट कराने के लिए उनको इनकरेज करा जाए।
ये टीम कैसे काम करती है इस चीज को अगर समझा जाए तो बेसिकली ये मास मीडिया कैंपेन रन करते हैं, तो टीवी हो गया, डिजिटल एड्स हो गए, प्रिंट एड्स हो गए। इसके अलावा मार्केटिंग कैंपेन चलाते हैं, इवेंट्स करा दिया, रोड शोज करा दिए, वेबिनार्स करा दिया। इसके अलावा ये डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट्स के थ्रू, बैंक्स के थ्रू या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अवेयरनेस बढ़ाते हैं। इनका मेन गोल ये है कि AUM बढ़ाना, जितना ज्यादा इन्वेस्टर आएंगे उतना ही ज्यादा AUM आपका बढ़ेगा। कस्टोडियन की बात करी जाए तो सिक्योरिटी का रक्षक किसको माना जाता है? कस्टोडियन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है जो म्यूचुअल फंड के सिक्योरिटीज को सेफ रखता है। कस्टोडियन कौन अपॉइंट करता है इसको समझा जाए तो कस्टोडियन को म्यूचुअल फंड यानी ट्रस्टीज अपॉइंट करते हैं। कस्टोडियन के काम को समझा जाए तो बेसिकली कस्टोडियन का मेन काम है स्कीम की सारी सिक्योरिटीज फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिक सेफ रखना यानी कस्टडी में रखना। इसके अलावा परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटी रिसीव करना, सेल्स ट्रांजैक्शंस के लिए सिक्योरिटीज डिलीवर करना, ये कस्टोडियन का मेन काम होता है। म्यूचुअल फंड स्कीम की तरफ से सारी ट्रांजैक्शन जो है वो कस्टोडियन ही सेटल करता है। अब कस्टोडियन एग्रीमेंट के बारे में बात करी जाए तो बेसिकली ट्रस्टीज और कस्टोडियन के बीच जो एग्रीमेंट होता है उसे कस्टोडियन एग्रीमेंट कहते हैं। कस्टोडियन एग्रीमेंट जो है वो तीसरा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंस रूल्स फॉर कस्टोडियन की बात करी जाए तो कस्टोडियन में या उसके डायरेक्टर्स में से 50% से ज़्यादा स्पॉन्सर से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि कस्टोडियन और स्पॉन्सर एक ही एंटिटी की नहीं हो सकती हैं, दोनों अलग अलग की होनी चाहिए। अब बात करते हैं RNT एजेंट्स की। RNT एजेंट्स मतलब रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंसीज। बेसिकली इनका काम क्या होता है कि ये इन्वेस्टर्स के रिकॉर्ड्स और ट्रांजैक्शंस को मैनेज करना इनका होल सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। RNT एजेंट्स कौन अपॉइंट करता है? बेसिकली RNT एजेंट्स को AMC अपॉइंट करती है, ट्रस्टीज नहीं करता। और अब समझते हैं RNT एजेंट्स के 4 मेन फंक्शन कौन कौन से हैं। पहले फंक्शन की बात करी जाए तो परचेज और रिडम्पशन प्रोसेस कराना, इन्वेस्टर्स के परचेज और रिडम्पशन के ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कराना, परचेज के लिए पैसा रिसीव करना और रिडम्पशन के लिए पैसा क्रेडिट करना। दूसरे फंक्शन की बात करी जाए जो कि यूनिट कैपिटल अपडेट करना होता है। जब भी इन्वेस्टर्स पैसा लगाता है, निकालता है, ये स्कीम के यूनिट कैपिटल्स अपडेट करते हैं। RNT एजेंट्स का काम है जब परचेज होती है यूनिट्स कैपिटल बढ़ा देते हैं, जब रिडम्पशन होती है यूनिट्स कैपिटल को घटा देते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन 3 की। बेसिकली यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड्स अपडेट करना मैंडेटरी हो जाता है। हर इन्वेस्टर्स का अपना अकाउंट रिकॉर्ड होता है जिसमें उनकी होल्डिंग, ट्रांजैक्शंस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब वहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो RNT एजेंट्स ये रिकॉर्ड्स अपडेट रखते हैं अपने पास। अब आते हैं आखिरी फंक्शन के बारे में बात करने के लिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को अपडेट रखना यानी इन्वेस्टर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट के स्टेटस बताना, स्टेटमेंट भेजना, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करना, ये सब RNT एजेंट्स करता है। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि क्या RNT एजेंट्स अपॉइंट करना कंपलसरी है? जवाब है नहीं, ये कंपलसरी नहीं होता है। AMC चाहे तो RNT एजेंट्स की जगह ये काम खुद इन हाउस भी कर सकती है। इंडिया में 2 सबसे बड़े RNT एजेंट्स हैं। पहला कैम्प्स कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज, दूसरा के फिनटेक, पहले कार्वी के फिनटेक के नाम से जाना जाता था। अगर आपने कभी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपने कैम्प्स या के फिनटेक के नाम से जरूर देखे होंगे कि आपको एक रिपोर्ट मेल पे रिसीव हुई होगी। अब हम चैप्टर के उस सेक्शन पे पहुंच गए हैं जहां पे हम समझेंगे KYC के बारे में। KYC का फुल फॉर्म है नो योर कस्टमर। जब भी कोई म्यूचुअल फंड में या किसी भी सिक्योरिटीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो आपका KYC कंप्लीट होना जरूरी हो जाता है। सेबी का KYC को लेके मैंडेट है। सेबी ने सिक्योरिटीज मार्केट में एक यूनिफाइड KYC सिस्टम मैंडेट किया है, यानी एक बार KYC करो, पूरे सिक्योरिटी मार्केट में आप उसे यूज कर सकते हो इन्वेस्टमेंट के लिए। ये यूनिफाइड KYC सिस्टम KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज KRAs के थ्रू ऑपरेट करी जाती है। सभी KRAs सेबी के पास रजिस्टर्ड होती है। डिस्ट्रीब्यूटर और KYC की बात करी जाए, वो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो वैलिड NISM सीरीज 5A म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन सर्टिफिकेशन रखते हैं, यानी जो NISM एग्जाम पास कर चुके हैं, साथ के साथ वैलिड ARN यानी एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर रखते हैं, KYD नो योर डिस्ट्रीब्यूटर प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं, वो इन पर्सन वेरिफिकेशन कैरी आउट करके
यानी वो इन्वेस्टर्स को केवाईसी फिजिकली वेरीफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इंडिया में KRAs कौन कौन है। इंडिया में करंटली 5 सेबी रजिस्टर्ड KRAs हैं। पहला कैम्स KRA, कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस KRA। दूसरा कार्वी KRA, कार्वी फिनटेक KRA। तीसरा CVL KRA जो CDSL वेंचर लिमिटेड KRA है। फोर्थ NDML KRA जो NSDL डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड KRA के नाम से जाना जाता है। पांचवा डॉटेक्स KRA जो NSE KRA के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पांचों KRAs के नाम याद होना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे चैप्टर 3 खत्म होता है, जो था लीगल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको वैल्यू मिली हो तो एक लाइक जरूर करके जाना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर आ रहा है लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जो कि 10% ऑफ वेटेज के साथ बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।